आगे अब हम बढ़ते हैं। तो यहाँ समझ में आया कि क्या होना चाहिए, दोनों को ही मेजर्स होना चाहिए, यानी दोनों ही पार्टीज क्या होने चाहिए, मेजर्स। यहाँ पर एक केस आया था, इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट, मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। ये सारे केसेस जो हैं आप इसको समझ लेना। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे जो आपके प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो इसी के ऊपर आते हैं। सो मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, ये केस जो है ये लैंडमार्क केस है। इसमें हुआ ये था कि एक माइनर होता है, मतलब वो 18 का नहीं है, और ये बहुत पुराना इंडियन केस है। लाइक जब ब्रिटिशर्स का टाइम था उस टाइम सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं हुआ करती थी। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट की जगह प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी, और प्रिवी काउंसिल जो है वो ब्रिटेन में हुआ करती थी, यहाँ भी नहीं होती थी। वो बैठती कहाँ थी, ब्रिटेन में, लंदन में। तो यहाँ पर एक बच्चा होता है, उस टाइम बैंक्स नहीं होते थे तो लोग क्या करते थे, उधार लेते थे मनी लेंडर्स से, जिनको हम साहूकार कहते हैं। तो एक बच्चा होता है, वो अपने आप को साहूकार को बोलता है कि आई एम मेजर, और आप मुझे जो है थोड़ा अमाउंट जो है वो दे दो, और जैसे ही मेरे पास आएगा मैं आपको वापस दे दूंगा। उस मनी लेंडर को पता था कि ये जो है मेजर नहीं है, ये बच्चा जो है ये माइनर है, ये उसको पता होता है। उसके बावजूद भी, क्योंकि उसको बस अपना प्रॉफिट दिखता है कि मुझे तो अपने इंटरेस्ट से मतलब है, वो उसको पैसे दे देता है। दूसरी बार वो बच्चा फिर से आता है और वो फिर से उसको पैसे देता है। अब थोड़े टाइम के बाद जब वो उससे पैसे मांगता है तो वो बच्चा कहता है कौन सा पैसा, कैसा पैसा, मैं नहीं जानता कोई पैसा। तो ये मैटर जो है वो कोर्ट में जाता है। कोर्ट यहाँ पर कहती है साफ साफ, इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट, और ये अभी तक फॉलो होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। अ कॉन्ट्रैक्ट with a minor is void ab initio। void ab initio का मतलब होता है void from the beginning, initials, void from the beginning। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि void का मतलब क्या होता है, यानी जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। अब देखो ये जो है, ये जो वॉइड टर्म है, इसको समझने का एक चीज समझो। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या, एक तरीके का स्टेप है। तो जब हमने ऑफर प्लेस किया, जब हम एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, कंसिडरेशन है, उसके सारे साथ और भी कंडीशंस इंपोज होते चले जाते हैं, तब जाकर वो चीज क्या बनती है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सारे वैलिड कंडीशंस जब होते हैं तो वो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बना मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब यहां ये स्टार्टिंग यहां पर है, यानी जब कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है, वॉइड, नो वैल्यू, ये क्या है, वॉइड है। जब ये स्टेप्स चल रहे होते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वॉइडेबल। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वॉइडेबल। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब है कि जब आप ये स्टेप्स चढ़ रहे हो तो या तो आप इससे वापस भी आ सकते हो, और या फिर आप इसको कंप्लीट करके एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। तो यहाँ ये तीनों जो टर्म्स है, इनका मतलब अब आपको समझ में आया होगा कि क्या है। वॉइड मतलब नो वैल्यू, जीरो। वॉइडेबल जहां पर कि आप अभी हाफ कंडीशंस फुलफिल कर चुके हो, या कुछ कंडीशंस फुलफिल करे हो, कुछ कंडीशंस अभी फुलफिल करने बाकी हैं। वैलिड यानी जब सारे कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं तो वो क्या बन गया, वैलिड। क्लियर। तो यहाँ पे कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, यानी माइनर से के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग है। स्टार्टिंग से ही वो क्या है, वॉइड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये लैंडमार्क जजमेंट है मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष,
ये लैंडमार्क जजमेंट है और इसमें क्या आया था, अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। बट इसका एक एक्सेप्शन है, यानी इस रूल का क्या है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है, इफ द नेसेसिटी is supplied to the minor that can be recovered from the property of the minor with the help of court. If the necessity is supplied to the minor or provided to the minor that can be recovered from the property of the minor with the help of court. अगर किसी माइनर को नेसेसिटी प्रोवाइड की गई है और उसको जो है बाद में आप रिकवर कर सकते हो, कहाँ से, प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, बट किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कोर्ट। ये नहीं कि उसकी जाकर उसकी प्रॉपर्टी बेच दी, आप उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको सेल आउट करके रिकवर कर सकते हो, बट किसके हेल्प से, कोर्ट के हेल्प से। ओके, सो यहां पर हम बात करते हैं नेसेसिटी की। नेसेसिटी क्या है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। एक्सेप्शन, इफ द नेसेसिटी इज सप्लाइड टू द माइनर दैट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर विद द हेल्प ऑफ कोर्ट। सबसे पहले अब नेसेसिटी को समझते हैं कि एक बच्चे की नेसेसिटी क्या है। यानी कि ये रूल क्या कहता था कि अगर आपने माइनर को कुछ दिया तो अब आप उससे रिकवर नहीं कर सकते, बट उसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आपने माइनर को नेसेसिटी प्रोवाइड किया है तो वो आप रिकवर कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टी से, लेकिन किसके हेल्प से, कोर्ट के हेल्प से। अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो एक तरीके से आपने दान कर दिया, फिर तो आप रिकवर नहीं कर सकते। ये नहीं कि आज आपने किसी बच्चे को पढ़ाया लिखाया, जब उसकी जॉब हो गई तो अब आप कह रहे हो कि भाई तुम मुझे कॉम्पनसेट करो, नहीं हो सकता। एट प्रेजेंट, यानी जब आप उसको नेसेसिटी प्रोवाइड कर रहे हो तब उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी तो, ऐसे तो लोग बंधुआ मजदूर बन जाएंगे किसी के भी, विच इज एन इलीगल थिंग, जिसको लॉ जो है सैंक्शन नहीं करता। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं नेसेसिटी। नेसेसिटी का क्या मतलब होता है। नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब होता है ज़रूरत, लेकिन यहाँ पर एक बच्चे की नेसेसिटी कैसी होती है, एक बच्चे की नेसेसिटी जो है वो उसके लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड करती है कोर्ट, अकॉर्डिंग टू द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द चाइल्ड and will be decided by court, and will be decided by court, यानी डिसाइड कौन करेगी, कोर्ट करेगी, अकॉर्डिंग टू द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द चाइल्ड एंड विल बी डिसाइडेड बाय कोर्ट। देखो, एक बच्चे की नेसेसिटी क्या होती है, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर के अलावा भी होता है एजुकेशन, स्पोर्ट्स, यानी खेलना कूदना। तो ये सारी चीजें जो है, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, म्यूजिक हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, कुछ भी। तो इसमें अगर आप ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हो किसी बच्चे को, तो वहां पर आपने उसकी नेसेसिटी में उसकी हेल्प की है, उसकी नेसेसिटी को पूरा किया है। और यहाँ पर कोर्ट जो है वो हमेशा बच्चे के लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो नेसेसिटी को देखती है। जैसे सपोज करो कि कोई बहुत रईस इंसान है, तो उसका बच्चा जो है वो हमेशा से, जब उसके पेरेंट्स से तो BMW में चलता था, ऑडी में चलता था, तो ये उसकी क्या है, नेसेसिटी है। वो टॉप के स्कूल में जहाँ पर की फी 1.5-2 लाख रुपए हो, वहां पढ़ रहा है, तो ये उसकी क्या है, नेसेसिटी है।
लेकिन अगर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है तो उसकी नेसेसिटी BMW और ऑडी नहीं होगी, उसकी नेसेसिटी शायद मारुति तक हो, है ना। तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है जो पेरेंट्स ने बच्चे को दिया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है उस बच्चे की नेसेसिटी को डिसाइड किया जाता है। क्लियर? तो नेसेसिटी ऑफ अ चाइल्ड इज ऑलवेज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द लिविंग स्टैंडर्ड। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर तो आपको क्लियर हो गया होगा। और जब नेसेसिटी सप्लाई की जाती है तो हमेशा किस चीज पर होता है, डिसाइड किया जाता है? नेसेसिटी जो है सप्लाई जब होती है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टी, बट किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कोर्ट। तो एज ऑफ मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट अभी हमें समझ में आया। एज ऑफ मेजॉरिटी के बाद हम सेकेंड कॉन्सेप्ट में आते हैं, दैट दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड। दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड, यानी जो पार्टीज हैं वो क्या होने चाहिए? साउंड माइंड होने चाहिए। तो चलिए इस पर आते हैं। सेकेंड, द पार्टीज मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब है कि उनको अपने एक्ट के प्रॉज और कॉन्स का पता होना चाहिए कि उनके एक्ट का प्रॉज और कॉन्स क्या होगा, उनको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यानी द पर्सन must have an understanding of pros and cons of his act। उस इंसान को अपने एक्ट के प्रॉज और कॉन्स, यानी उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तभी हम क्या कहेंगे? द पार्टी इज ऑफ साउंड माइंड। वो पार्टी क्या है? साउंड माइंड है। जैसे सपोज करो जो पागल इंसान होगा, ऑब्वियसली बात है उसको अपने एक्ट का प्रॉज और कॉन्स नहीं पता होगा कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जो सेंसिबल इंसान है उसको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो उसको हम क्या कहते हैं? साउंड माइंड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? साउंड माइंड। ओके, सो द पर्सन मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, यानी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने एक्ट के प्रॉज और कॉन्स का। तो उसको हम क्या कहेंगे? साउंड माइंड पर्सन। ओके, समटाइम्स मेरी डॉटर जो है वो बीच में आती है, कुछ बोलती है और चली जाती है, तो इसी वजह से आपको जो है कुछ इधर उधर की एक्टिविटी करते हुए मैं दिख जाऊंगी, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है जब वो मेरे आसपास होती है, आई फील गुड। ओके, सो द पर्सन मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ हिज एक्ट। तो उसको हम क्या कहेंगे? साउंड माइंड पर्सन। ओके, चलिए। हाँ, और मामा के भी सुनीता मामा के भी। ओके, अभी आप जाओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक केस था, उसमें कोर्ट उसमें जो लॉ कहता है कि इफ अ पर्सन हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट at the time of lucid interval, that contract becomes valid. If a person enters into a contract at the time of lucid interval, that contract
becomes valid. If a person enters into a contract at the time of lucid interval, that contract becomes valid. Lucid interval, इस चीज को ध्यान में सुनिएगा. Lucid interval. Lucid interval का मतलब होता है, देखो lucidity का, ओके अभी मैं पढ़ा लूँ. ओके अभी आप पापा पास जाओ. ओके हाँ अभी जाओ, अभी आप जाओ. ओके सो ल्यूसिड इंटरवल की अब हम बात करते हैं. ल्यूसिड इंटरवल क्या है? ल्यूसिडिटी क्या होती है? पागलपन. लोगों को आपने सुना होगा कि पागलपन के दौरे पड़ते हैं. क्या होता है? लोगों को पागलपन के दौरे पड़ते हैं. जैसे इस टाइम में पागल है, फिर इस टाइम में ठीक हो गया, फिर पागल है, फिर ठीक हो गया, फिर पागल है, फिर ठीक हो गया, फिर पागल है. तो ये जो आप टाइम गैप देख रहे हैं, है ना, ये जो टाइम गैप है ये क्या है? ल्यूसिड इंटरवल. ये टाइम गैप क्या है? ल्यूसिड इंटरवल. यानी इस टाइम ड्यूरेशन में वो एक नॉर्मल इंसान है जिसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है, उसको अपने एक्ट का जो प्रॉज और कॉन्स है वो पता होता है. तो इस टाइम गैप को हम क्या कहते हैं? ल्यूसिड इंटरवल. यानी पागलपन में इंटरवल जो आ जाता है जब वो नॉर्मल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूसिड इंटरवल. ल्यूसिड इंटरवल में अगर कोई इंसान कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वो क्या होता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एप्लीकेबल होता है. अब कोई मुझसे यहाँ पूछेगा मैम अगर वो पागलपन में हो गया और उसके बाद कभी ठीक ही नहीं हुआ, देखो ऐसा कभी होता नहीं है. पहली चीज़ तो कि मेडिकल में ऐसा है नहीं. अगर इन केस अगर होता भी है तो अगेन दैट अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है सेकेंड पार्टी को तो ही कैन रिकवर द अमाउंट with the help of court from the property of that person. ठीक है. ओके तीसरा, they should not be SHOULD, they should not be bankrupt. यानी जो पार्टीज हैं वो बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए. वो क्या नहीं होने चाहिए? बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए. बैंकरप्ट मतलब दिवालिया घोषित. अब बैंकरप्ट कौन डिक्लेयर करती है? कोर्ट. ये हमेशा कौन डिक्लेयर करता है? कोर्ट. देखो जब हमने बात किया था कॉन्ट्रैक्ट में तो हमने एक चीज की थी ना, कंसिडरेशन. याद आ रहा है आप लोगों को? तो कंसिडरेशन मतलब वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, यानी वैल्यू की बात हो रही है. अगर वैल्यू नहीं है तो वो क्या हो गया? बैंकरप्ट. जब वैल्यू ही नहीं है तो वो एग्रीमेंट नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. तो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए. अगर कोई इंसान बैंकरप्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास रिटर्न में देने के लिए कुछ भी नहीं है. अगर कल को वो ब्रीच करता है तो उसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, राइट. अब वो अपनी आंखें बेच कर तो नहीं देगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. वो लीगल में पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं दोनों पार्टीज के बीच में तो टर्म्स एंड कंडीशन में एक और चीज लिखा जाता है कि अगर ब्रीच होगा तो कौन किसको कितना डैमेजेस पे करेगा. उस कंडीशन में डैमेजेस अमाउंट भी सारी चीजें पहले से लिखी होती हैं. तो इस यहाँ पर बैंकरप्ट अगर कोई है तो वो कैसे पे करेगा अगर इन केस ब्रीच होता है? तो इसीलिए ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता. इज इट क्लियर? यहाँ तक तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अभी तक हमने जो जो सारे चीजें की हैं वो आप लोगों को क्लियर होंगी, है ना. द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट. अब आगे का ये जो है पहले तो आप इतना कर लो, मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है कंटेंट. तो सबसे पहले आज की क्लास में मैं यही कहूँगी कि पहले आप इतना कर लो, इतना जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार फिर से सुनो समझो और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे के जो कंडीशंस हैं वो करेंगे. तो आज हमने सबसे पहले समझा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, ऑफर एक्सेप्टेंस क्या है, कब वो वैलिड होता है,
उसके बाद हमने एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ को समझा, फिर हम कंडीशंस को समझते हैं कि कंडीशंस फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। कंडीशन फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमने अभी तक 4 कंडीशंस किए हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के कंडीशंस करवाऊंगी। तो पहला कंडीशन हमने क्या किया था, पहला कंडीशन हमने किया था दैट देयर शुड बी एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दूसरा कंडीशन हमने क्या किया कि सेकंड कंडीशन हमने क्या किया था, देयर शुड बी मिनिमम 2 पार्टीज। मिनिमम कितने पार्टीज होने चाहिए, 2 पार्टीज होने चाहिए। तीसरा कंडीशन, देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दोनों के बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट करने का जो है रिलेशन होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन। ठीक है। चौथा हमने किया था पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। और उसमें भी अभी तक हमने कितने 3 कंडीशंस किए कि क्या क्या कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज है। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज है मेजर होना चाहिए यानी एज ऑफ मेजॉरिटी होना चाहिए, बट इन केस ऑफ गार्जियन एज ऑफ मेजॉरिटी इज 21 ईयर्स। उसके बाद साउंड माइंड होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस आज हमने किए। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे की चीज़ें करूँगी। आप लोगों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर आपको प्रोवाइडेड है। दूसरा कि आप लोगों के असाइनमेंट के सेक्शन में मैंने कुछ असाइनमेंट्स आप लोगों को सेंड किए हैं, तो प्लीज़ आप वो जो प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आप देखो। जो क्लैट का सैम्पल पेपर है वो भी मैंने आपको सेंड किया, आप प्लीज़ उसको भी पढ़ो। और उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं जो क्लैट का सैम्पल पेपर है उससे कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है। सो थैंक यू आज के लिए एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके बाय।